आपका स्कूल आपके घर तक। ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक स्कूल ऑन यूट्यूब। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पर जाकर अपने पसंद का कोई भी पाठ कविता पढ़ सकते हैं। और उसी क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 5 हमारा प्रवेश पाठ 9 हम और हमारी फसलें। संसार में मनुष्य और प्रकृति। मनुष्य को अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए वो खेती करता, अनाज पैदा करता। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है, कृषि कार्य करती है। नेहा अपने भाई के साथ प्रतिदिन विद्यालय जाती थी। रास्ते में उसे धान के लहलहाते खेत दिखाई पड़ते थे। उसे देखकर नेहा बहुत खुश होती थी। उसके मन में सदैव ये जिज्ञासा रहती थी कि वे पौधे इतने हरे भरे कैसे दिखाई पड़ते, फसलों को उपजाने में क्या क्या करना पड़ता है। अपने मन की सारी जिज्ञासा उसने कक्षा में जाकर अपनी शिक्षिका से पूछा। शिक्षिका ने सभी बच्चों को बताया कि ये हरे भरे पौधे अनाज, सब्जियां, फल आदि किसान की कड़ी मेहनत से मिलते हैं। किसान को अन्नदाता भी कहते हैं। आइए जाने फसल उपजाने के तरीके। किसी भी फसल को उपजाने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी एवं मौसम की जानकारी आवश्यक है। ये देखिए एक चित्र में कृषि करता हुआ एक किसान जो बैलों से, हल से खेतों को जोत रहा है। मिट्टी तरह तरह की, तो सबसे पहले हमें मिट्टी की जानकारी होनी चाहिए। मिट्टी के प्रकार और सामान्य ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर हमेशा ही पूछा जाता है। मिट्टी बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, सिल्ट मिट्टी, दोमट मिट्टी, यानी कि प्रमुख 4 मिट्टी। मिट्टी के बड़े बड़े कण, बालू की मात्रा अधिक, बलुई यानी कि बालू, तरबूज, खरबूज, बाजरा, इस प्रकार की फसलें। आपने देखा होगा जब भी नदियों के किनारे अक्सर तरबूज की खेती बहुत अच्छी होती है। इसका कारण है कि वहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। चिकनी मिट्टी, मिट्टी के कण छोटे, बालू की मात्रा अपेक्षाकृत कम, बहुत कम बालू होती है। और इस प्रकार की मिट्टी में गेहूँ, चना, मटर, धान, इस प्रकार की फसल होती है। सिल्ट मिट्टी, महीन कण वाली मिट्टी जिसमें गेहूँ और गन्ना। दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी ये मानी जाती है। बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी तथा सिल्ट मिट्टी मिले जुले, इसमें धान, कपास, गन्ना, इस प्रकार की फसलें उत्पन्न होती। तो आप इसको अपनी डायरी में लिखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। 4 प्रकार की मिट्टी। मिट्टी की पहचान के बाद किसान उसकी खुदाई, जुताई, गुड़ाई, निराई करते हैं। मौसम के अनुसार फसलों की बुआई। भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग फसलें होती हैं। ये फसलें वहाँ की मिट्टी एवं मौसम पर निर्भर करती हैं। पानी एवं तापमान की आवश्यकता अनुसार फसलें अलग अलग समय में बोई जाती हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया, खरीफ, रबी और जायद। अक्सर कर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी फसल किस मौसम में। तो आप समझिए खरीफ, रबी, जायद। चित्र को देखें और जानें। खरीफ क्या है? फसलों के नाम धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट आदि। फसलों के प्रकार। अवधि वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त के प्रारंभ में बोई जाती तथा जाड़े के प्रारंभ में काट ली जाती, यानी कि जो वर्षा में बोई जाए और जाड़े में काट ली जाती है। उसके बाद जाड़े में ही गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, अरहर, राई, सरसों, आलू ये बोए जाते हैं। और ये फसलें जाड़े के प्रारंभ में बोई जाती हैं तथा गर्मी के प्रारंभ में काट ली जाती हैं। और उसके बाद फिर सब्जी, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, यानी कि 2 फसलों के बीच में सब्जियां। ये फसलें गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती हैं तथा वर्षा के प्रारंभ में काट ली जाती हैं, यानी कि 2 फसलें करने के बाद किसान सब्जियों को बोता है गर्मी के प्रारंभ में, यानी कि जब थोड़ी थोड़ी वर्षा प्रारंभ होती है। और वर्षा जैसे ही प्रारंभ हुई, क्योंकि वर्षा प्रारंभ होने के बाद जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, इनका स्वाद, गुणवत्ता कम हो जाती है, यानी कि जुलाई में काट ली जाती। तो कोई भी फसल जो गर्मी में बोई जाए और बरसात शुरू होते काट ली जाए वो जायद है। बरसात शुरू होने पर बोई जाए और सर्दियों में काट ली जाए वो खरीफ है। सर्दियों में बोई जाए और गर्मी शुरू होने पर काट ली जाए वो रबी है। तो ये आप क्लियर कर लें। बड़ों से पता करिए आपके इलाके में कौन कौन सी फसलें किस समय में अधिक और क्यों। मिट्टी एवं मौसम के अनुरूप किसान बीज बोने का काम करते हैं। अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए किया जाता बीज कहलाता है। बीज 2 प्रकार के होते हैं। साधारण बीज जिसे किसान स्वयं तैयार करते हैं, उन्नतशील बीज, इस तरह के बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। इन बीजों के प्रयोग से पैदावार अच्छी होती है। और हमेशा कभी भी बच्चे अक्सर करते हैं कि अनाज के कुछ दाने मुंह में डाल लेते हैं, लेकिन ये जो उन्नतशील बीज होते हैं इनमें रासायनिक होते हैं।
आप इन बीजों से दूर रहें और अगर छूते हैं तो अपने हाथों को साबुन से ठीक से धुलें। आप भी चार्ट पेपर पर अनाज के बीजों को चिपकाएं, उनके नाम लिखें। आप चार्ट पेपर पर चूड़ियों को चिपका कर उनके बीच में कई प्रकार के बीज आप चिपका सकते हैं। उत्तम बीजों का चयन करने के बाद तैयार मिट्टी में उसकी बुआई की जाती है। खेतों के लिए सिंचाई एवं खाद। अपने घर विद्यालय में लगे पौधों को ध्यान से देखिए। यदि इन पौधों में पानी नहीं डाला जाए तो क्या होगा? पौधों की उत्तम वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम विधि से जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। पता कीजिए किसान खेतों की सिंचाई करने के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं। किसान अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए जल तालाब, झील, नदी, कुओं, नलकूप, नहर आदि से प्राप्त करते हैं। इस जल को अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बेड़ी, ढेकली, मोट यानी जिसे घिरनी, रहट, चेन पंप आदि। जब ट्यूबवेल नहीं होते थे तो इस प्रकार के साधनों से ही खेती की जाती थी। यहाँ आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं बेड़ी जिन्हें 2 आदमी चलाते थे, रहट इस तरह बैलगाड़ी से बैलों के माध्यम से ये रहट चलाई जाती थी, मोट घिरनी ये हाथों से चलती थी, ढेकली और ये सिंचाई के साधन थे। आप घर पर भी इनकी चर्चा अपने माता पिता से कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आजकल सिंचाई की नई पद्धति ट्रिप, टपक सिंचाई एवं स्प्रिंकलर छिड़कन सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर स्प्रिंकलर छिड़कन सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। टपक पद्धति द्वारा पानी पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद बाल्ब पाइप आदि से डाला जाता है। फल फूल सब्जी आदि की सिंचाई टपक सिंचाई के माध्यम से की जाती है, जबकि गेहूं मटर आदि फसलों की सिंचाई स्प्रिंकलर फव्वारा पद्धति के द्वारा की जाती है। ये दोनों सिंचाई सूखे या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक प्रयोग की जाती है। जहाँ पर पानी कम है, जल कम है, वहाँ कम जल से अधिक कार्य हो जाए, सिंचाई हो जाए, क्योंकि इसमें पानी की बचत होती है और फसल अच्छी होती है। छिड़काव पद्धति बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने एवं अच्छी फसल प्राप्त करने किसान अपने खेतों में खाद का प्रयोग करते हैं। खाद 2 प्रकार की होती है, जैविक खाद, उर्वरक या रासायनिक खाद। जैविक खाद गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद। पिछले पाठ में मैंने बताया था कंपोस्टिंग क्या होता है। बेकार साग सब्जी, पौधे, पत्तियां, नीम की खली आदि, मलमूत्र की खाद, केंचुओं से तैयार खाद, ये सब जैविक खाद है। उर्वरक या रासायनिक खाद यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डीएपी, डाई अमोनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो ये सभी रासायनिक खाद होती है। लेकिन कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक जैविक खाद, क्योंकि ये फसल जो होती है वो शुद्ध होती है, एक रासायनिक को प्रभाव से दूर रहती है। जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी उपजाऊ होती है, फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक खादों का प्रयोग करने से शुरुआत साल में उपज ज़्यादा होती है, परंतु बाद में धीरे धीरे भूमि बंजर होने लगती है। अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने से भोजन व जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। बीच में रुकना चाहूँगा और एक बात कहना चाहूँगा कि जिस वस्तु से, जिस चीज़ से त्वरित लाभ हो वो निश्चित ही हमारे लिए लंबे समय में नुकसान करेगी। अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने से भोजन में जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। पशुओं, गाय भैंस बकरी या द्वारा इन खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने से वे बीमार पड़ जाते हैं। जो दूध हम पीते उसकी गुणवत्ता कम होती है। ऐसे में अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैविक खाद ही उत्तम है। हमारी सरकार भी जैविक खाद बनाने में उसके प्रयोग करने पर जोर दे रही है। आप अपने खेत में कौन सी खाद डालना पसंद करेंगे और क्यों? आप इसके लिए आप जहाँ पर भी हैं आप उन किसानों को प्रेरित कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अधिक से अधिक जैविक खाद का प्रयोग करें। आप अपने खेत में कौन सी खाद डालना पसंद करेंगे और क्यों? किसान अपनी फसलों को की जानवरों एवं कीट पतंगों से सुरक्षा भी करते हैं। कटीली झाड़ी एवं पौधों की बाड़ आदि बनाकर जानवरों से रक्षा करते हैं। कीट पतंग एवं रोगों से बचाने के लिए आवश्यक मात्रा में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। किसान से जाकर पता करिए कि वे अपने फसल की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। फसल की कटाई एवं उसका भंडारण। फसल पक जाने के बाद उसकी कटाई, मड़ाई, औसाई मजदूर एवं आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है, जिससे कि अनाज के दाने एवं भूसा अलग अलग हो जाते हैं। फिर अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाकर उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। प्राचीन एवं वर्तमान समय में फसल अपनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन। शिक्षिका ने बच्चों को बताया कि समय के साथ खेती करने के तरीके, साधनों में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। नई मशीनें, रासायनिक खाद, बीज आदि के प्रयोग से कम समय एवं श्रम में खेती करना अपेक्षाकृत सरल हो गया। इन्हें भी जाने हरित क्रांति। जी हाँ, 1966-77 तक से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसका उद्देश्य अच्छे बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि हो। ये थी हरित क्रांति। आप अपने गांव के बड़े बुजुर्ग से पता करिए कि उनके समय में खेती करने का तरीका क्या था। आइए इसे चित्रों के द्वारा समझें। फसल उपजाने की प्रक्रिया, खेत की जुताई, खाद डालना, बीज बोना, उसके बाद फसलों की कटाई, उसके बाद फसलों की ओसाई,
तो खेत की जुताई प्राचीन समय में बैलों से होती थी, अब ट्रैक्टर से होती है। पहले खाद जैविक खाद का प्रयोग करते थे, अब लोग रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। बीज बोना, पहले हाथों से बीज बोते थे, अब मशीनों के द्वारा बीज को बोते हैं। फसल की कटाई, पहले हाथों से कटाई करते थे, अब मशीनों के द्वारा कटाई होती है। पहले हाथों से परिवार के सभी सदस्य मिलकर फसल की ओसाई करते थे, अब थ्रेसर के द्वारा करते हैं। लेकिन आधुनिक मशीनों का प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। थ्रेसर का प्रयोग से काफ़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। उसी के साथ ट्रैक्टर का प्रयोग, और उसके बाद इसका एक परिणाम ये भी हुआ कि जो हमारे बैल थे उनसे लोगों ने खेती करना बंद कर दिया। अब ये बैल सड़कों पर हमारे लिए एक मुसीबत का सबब बनते हैं। तो ये भी एक बात है कि आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, समय के साथ हमको बदलना चाहिए, लेकिन हमें अपने प्राचीन जो हमारे परंपरागत तरीके हैं उन पर भी मंथन करना चाहिए। चलिए अब हम अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभ्यास के प्रश्नों को सुनने के बाद एक बार फिर से आप इस पाठ को सुनें, क्योंकि प्रश्नों को सुनने के बाद आप पाठ को और अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखें, अपने शिक्षक से इनकी जांच अवश्य कराएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ते रहेंगे अपने सभी पाठ कविताएं। आपका अध्ययन बाधित ना हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गेहूं और चने की बुआई किस मौसम में की जाती? तो ये रबी की फसल है, सर्दियों में की जाती। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है? टपक एवं छिड़काव सिंचाई पद्धति का प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है? पौधों में सिंचाई करने के लिए जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद क्यों फायदेमंद है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है? तो किसी को सर्दी, किसी को बरसात, किसी को गर्मी भी अच्छी लगती है। टपक एवं छिड़काव सिंचाई पद्धति का प्रयोग कहाँ और क्यों? बलुई मिट्टी में इस विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर पानी की कमी होती वहाँ भी। पौधों में सिंचाई करने के लिए जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसके लिए नदी, तालाब, नहरों के द्वारा हम जल प्राप्त करते हैं। ट्यूबवेल से हम उस जल को, भूमिगत जल को बाहर निकालते हैं। पौधों में सिंचाई करने के लिए जल कहाँ कहाँ से प्राप्त हो? रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद अधिक फायदेमंद। जी हाँ। दिए गए शब्दों को खाली जगह को भरिए। धान की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। तो धान की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन? तो धान की फसल के लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है। खाद से मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। आजकल खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। जानवरों की फसल की रक्षा करने के लिए झाड़ी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वर्ग पहले यहाँ पर आप अनाज ढूंढ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर गेहूँ, तो यहाँ पर ये चावल। इसी तरह आप इसको भरिए। आइए अगर किसी फसल को उपजाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्रम से लिखें। अपनी क्यारी गमले में पौधा लगाइए। पौधा अच्छे से बढ़े इसके लिए आप क्या करेंगे? आपके गांव में फसलों की सिंचाई के लिए जो साधन प्रयुक्त किए जाते हैं चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। साथियों, जो बाद में एक्टिविटीज होती है इनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते, छोड़ देते, लेकिन जो विद्यार्थी इन एक्टिविटी जो लास्ट में ये जो निर्देश दिए जाते हैं इनको जो पढ़ते हैं वही आगे चल के किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होते हैं। शॉर्टकट का मार्ग बिल्कुल मत अपनाएं। आप पाठ को पूरा पढ़ें। शिक्षक निर्देश फसल उपजाने की नई तकनीकी का वीडियो क्लिप बच्चों को दिखाई जाए। बच्चों के साथ चर्चा करें फसल उगाने में क्या क्या बदलाव आए हैं और उससे क्या कारण हो सकते हैं। तो आप पौधों को लगाएं, किस तरह फसल होती है इस चीज़ की जानकारी लें, अपने बड़े बुजुर्गों से इस बात को पूछें। चलिए फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ। आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार।